हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए मोबाइल फ़ोन से आवेदन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार आरआरबी ग्रुप डी ने 32,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें आवेदन करने के लिए 10वीं पास मांगा गया है। अगर आपने 10वीं के साथ साथ 12वीं और आईटीआई कर रखा है तो आप वेरियस पोस्ट की यानी कि मल्टीपल पोस्ट के लिए आरआरबी ग्रुप डी में आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड और आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस की पूरी जानकारी के लिए या सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में अपना hirework.com का लिंक मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट से आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट का सिलेबस आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब बात करते हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2025 के लिए मोबाइल से आवेदन कैसे करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर से कर देना। अब आरआरबी ग्रुप डी में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट में यहाँ पर अप्लाई का सेक्शन दिखाई देगा। इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है क्रिएट एन अकाउंट का और दूसरा है ऑलरेडी हैव ए अकाउंट का। तो दोस्तों, यहाँ अगर आपने इससे पहले आरआरबी के किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन किया था तो आपका अकाउंट पहले से इस वेबसाइट पर बना होगा। उसमें आपको सिर्फ लॉगिन करना है और लॉगिन करने के लिए ऑलरेडी हैव ए अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको मोबाइल या ईमेल डालना है और आपने जो पासवर्ड रखा था वो यहाँ पर डालना है। वहीं अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। वहीं अब अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं या फिर पहली बार आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको बैक आ जाना है और अप्लाई वाले सेक्शन पर जाकर क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नया पेज लोड होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक नोट में कुछ मैसेज दिखाई देगा। इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपने 2024 में आरआरबी के किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन किया था तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप पुराने वाले यूजर नेम और पासवर्ड से वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हो। अभी इस पेज में आपसे सबसे पहले नेशनलिटी पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। दोस्तों, जितने भी डिटेल्स हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप पहली बार मोबाइल फोन से आवेदन कर रहे हैं तो हर एक चीज को अच्छी तरह से समझें। अब उसके बाद आपसे यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है और यहीं साइड में एक बार फिर से अपना नाम लिखकर वेरीफाई कर लेना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपने इससे पहले नाम चेंज किया है तो यहाँ यस पर क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो इसे छोड़ सकते। अब यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो यहाँ पर आपको 10वीं कक्षा के मार्कशीट पर आधारित अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है और एक बार फिर से रिटाइप करके अपना डेट ऑफ बर्थ डालें और उसे वेरीफाई कर लें। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और फिर एक बार जेंडर सेलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे आपके फादर नेम और मदर नेम पूछे जा रहे हैं, तो इसकी जानकारी यहाँ पर डालें। अब यहाँ नीचे आपसे आपका ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, तो आपके पास जो भी एक्टिव ईमेल आईडी है वह यहाँ पर डालें। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको जनरेट ईमेल ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके ईमेल पर 6 अंकों का कोड आएगा। उस कोड को यहाँ पर डालकर वेरीफाई कर लेना है। इसी तरह से आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी जनरेट करके यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ नीचे करेंगे तो आपसे आधार वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। दोस्तों, इससे पहले जब आप 2024 में आरआरबी के किसी भी फॉर्म के लिए आवेदन करते थे तो वहाँ पर यह वाला ऑप्शन आई डू नॉट हैव आधार कार्ड वाला विकल्प वर्क करता था। लेकिन अब अगर आप 2024 में आरआरबी के किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड को वेरीफाई करना जरूरी कर दिया गया है। यहाँ आपको आधार नंबर डालना है और जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर डालकर वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस चेक बॉक्स को आपको टिक कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पासवर्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर का यूज करना है। इन सभी का यूज करके आप यहाँ पर एक अच्छा सा पासवर्ड बना ले। आप सिंपल पासवर्ड यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको इस कैप्चा बॉक्स को टिक करना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बन जाने के बाद आपको फिर से होम पेज में आ जाना है और अप्लाई सेक्शन पर क्लिक करना है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी हैव ए अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है
और ईमेल आईडी तो आपने जब रजिस्ट्रेशन करते समय जो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर डाला था वह यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया था वह पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद इस कैप्चा बॉक्स को वेरीफाई कर लें और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आधार वेरिफिकेशन का एक पॉपअप विंडो दिखाई दे रहा है। यह आप में से बहुत लोगों को दिखाई दे सकता है। यह ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर आप ओल्ड कैंडिडेट हो और आपने पुराने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन किया है तो आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना जरूरी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और जनरेट आधार ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पर डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ बीच में ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अभी जो करंट वैकेंसी आरआरबी के जरिए जारी किया गया है वह यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरबी सिलेक्शन का एक ऑप्शन है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ आरआरबी के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसलिए एक आरआरबी का सिलेक्शन अपने अनुसार करें जो आपको ठीक लगता है। उसके बाद आपको सिलेक्शन कर लेने के बाद यहाँ चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर आपको टिक कर देना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सभी अपनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स डालनी है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो अनमैरिड को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे रिलीजन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। फिर उसके बाद मदर टंग सेलेक्ट करना है और चूज ऑफ लैंग्वेज वाले ऑप्शन में आपको वही लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हो। अगर आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हो तो यहाँ पर हिंदी भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे परमानेंट विजिबल मार्क्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब अगर आपके शरीर में कहीं पर भी तिल का निशान या कट का निशान है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप नो मार्क को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब आपसे यहाँ कम्युनिटी डिटेल्स पूछी जा रही हैं। दोस्तों इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना काफी जरूरी होता है क्योंकि इसी के जरिए आपको रिजर्वेशन मिलता है। इसमें आपकी जो भी जाति कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे कास्ट सर्टिफिकेट में दी गई जानकारी मांगी जाएगी। यहाँ पर आप जो भी कास्ट से आते हैं वह सेलेक्ट करें। उसके बाद जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको देखकर यहाँ पर जितने भी डिटेल्स मांगे जा रहे हैं उन सभी को अच्छी तरह से भर लें। दोस्तों अब जो यह कैटेगरी आपसे पूछी गई है, अब जो उसके अंतर्गत जो जाति आती है वो यहाँ कास्ट वाले ऑप्शन में डालना है। कास्ट सर्टिफिकेट में आपकी जाति का नाम, कास्ट नंबर और जिसने भी कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया है उसका नाम भी उसमें रहेगा। तो यहाँ पर वह सभी ऑप्शन को सही सही सेलेक्ट करें। अब उसके बाद आपसे इशू स्टेट पूछा जा रहा है, तो जो भी स्टेट से इशू हुआ है वह सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका सर्टिफिकेट कब जारी किया गया है, तो वह तारीख यहाँ पर डालें। इसी तरह से आप किसी भी जाति के लिए बिल्कुल इसी प्रकार से अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ट्रेवलिंग पास के लिए पूछा जा रहा है, मतलब अगर आपको फ्री ट्रेवलिंग पास चाहिए तो यस कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो नो पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप यस पर क्लिक करते हो तो आपसे सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन का नाम पूछा जाएगा, तो जो आपके हिसाब से नजदीक में रेलवे स्टेशन है उसका नाम यहाँ पर डालें। उसके बाद यहाँ पर आपसे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको वही कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए जारी किया गया है। यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके मोबाइल डिवाइस में जिस भी फोल्डर में कास्ट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करें। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एड्रेस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको दो तरीके से अपना एड्रेस डालना है, एक प्रेजेंट एड्रेस और दूसरा परमानेंट एड्रेस। अब आपकी जो भी एड्रेस है वह यहाँ पर अच्छी तरह से डालें। यह बेसिक इंफॉर्मेशन है और यह आप आसानी से डाल सकते हो। एक एक चीज को अच्छी तरह से देखकर अपना सही एड्रेस यहाँ पर डालें और नीचे इस चेक बॉक्स को टिक करें और नेक्स्ट या फिर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको 5 स्टेप्स को कंप्लीट करने होंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस पर क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो यस पर क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ
यस पर क्लिक करने के बाद आपसे जो भी डिटेल्स मांगे जा रहे हैं उन सभी को अच्छी तरह से भर लें। अब यहाँ अगर आपको स्कर्व चाहिए तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए। एग्जाम सेंटर में आपके साथ कोई अदर पर्सन बताने वाला चाहिए तो आप यहाँ पर अपने पीएच कैटेगरी के अनुसार यस कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो नो पर क्लिक कर सकते हो। वैसे इस ऑप्शन को नो ही रहने दें। अब यहाँ आपसे ईबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। दोस्तों यह ईबीसी सर्टिफिकेट का मतलब होता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, यानी कि अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है या फिर आपका पारिवारिक आय 50,000 से कम या ज्यादा है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हो। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपका पारिवारिक आय 50,000 से कम या ज्यादा है तो आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट या बीपीएल कार्ड होना चाहिए। अगर आप यह जानकारी देते हो तो आपको 250 रुपए का आवेदन शुल्क लगेगा। तो अगर आपको फीस में छूट चाहिए तो इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नो कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप इससे पहले इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय थे, अगर नहीं थे तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस का ऑप्शन आएगा। अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो यस पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद जो भी यहाँ पर आपसे अप्रेंटिसशिप से संबंधित इंफॉर्मेशन मांगी जा रही हैं वह सभी यहाँ पर आपको एक एक करके डालना है। वहीं अगर आपने अप्रेंटिस नहीं किया है तो नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फीस का। इसमें आपको वही बैंक डिटेल्स की जानकारी डालनी है जिसमें आप पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हो। यहाँ पर आप जिस बैंक की जानकारी देंगे उस बैंक में आपका एप्लीकेशन फीस फिर से रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स की इंफॉर्मेशन डालें। सभी इंफॉर्मेशन इस पेज में डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद फिर से अदर डिटेल्स का पेज आएगा। इसमें आप देख सकते हैं अगर आपने इससे पहले किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन किया था तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन की इंफॉर्मेशन दी रहेगी। अगर आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं दी गई है तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने किस स्टेट से पास किया है, वह सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जिस जिला और बोर्ड से पास किया है वह डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ और भी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद यहाँ पर दिए गए अपडेट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अब फिर से एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं पहले ही मैं कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया था और अब यहां पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं आपसे यहां पर सिंपल फोटो मांगी जा रही है तो सिंपल फोटो यहां पर अपलोड कर सकते हो। फोटो अपलोड करने से पहले या सिग्नेचर अपलोड करने से पहले यहाँ दिए गए जो भी इमेज साइज रखे गए हैं उसके हिसाब से आपको इमेज का साइज चेंज कर लेना है। जिस तरीके से आपने फोटो को अपलोड किया है उसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा यहाँ पर। अब दोस्तों आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके पासपोर्ट साइज फोटो का साइज अधिक रहता है जिसके वजह से यहाँ पर अपलोडिंग में दिक्कत आती है। इसको फिक्स करने के लिए आपको imageresizer.com पर आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर अपलोड इमेजेस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी फोटो को रिसाइज करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर फोटो का विड्थ और हाइट का ऑप्शन दिया रहेगा। इसको डालने से पहले आपको यहाँ पर यूनिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी हाइट है वह 320 मांगी गई है और विड्थ 240 मांगी गई है। तो आपको वही वैल्यू यहाँ पर डालनी है और अपने फोटो को रिसाइज कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको इस पेज में आ जाना है और यहाँ पर आपने जो भी फोटो रिसाइज किया है यहाँ पर आपको ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। अब फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। दोस्तों सिग्नेचर की फोटो को अगर आप रिसाइज वेबसाइट से सीधे साइज करके यहाँ पर अपलोड करते हो तो वह रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको अब फोटो किस प्रकार से अपलोड करना है वह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने सिग्नेचर को इसी वेबसाइट में डालकर जो भी सिग्नेचर साइज मांगा जाता है उसके हिसाब से रिसाइज कर लें। उसके बाद आपको गूगल में आ जाना है और PI7 इमेज टूल सर्च करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको अपना hirework.com के आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हो। अब इस वेबसाइट में आपको कंप्रेस इमेज टू 50 KB वाले पेज में आ जाना है।
अब आपने जो सिग्नेचर रिसाइज किया है उस सिग्नेचर की फोटो को यहाँ पर अपलोड करना है और यहाँ पर आपको 45 KB सेट कर देना है। उसके बाद आपको इमेज को कंप्रेस कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं 43 KB में कंप्रेस होकर के आ गया है। अब इसको यहाँ से डाउनलोड करना है और फिर आरआरबी की वेबसाइट पर आकर ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। सभी चीज करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हैं आपसे एलिजिबल पोस्ट एंड जोन को सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अब इससे पहले आपने जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिए थे आपको उसी के आधार पर यहाँ पर आप जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वह दिखाई देगा। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पर क्लिक करके एक एक करके सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर लें। अगर यहाँ पर यह पोस्ट ऐड नहीं हो रहा है और स्क्रीन रुक जाती है तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट वाले मोड में कर लेना है। उसके बाद जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वह आसानी से सेलेक्ट हो जाएगा। तो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट को ऐड कर लें। अब उसके बाद नीचे चेक बॉक्स दिखाई देगा, उस चेक बॉक्स को टिक करें और यहाँ आपसे प्लेस का नाम पूछा जा रहा है। तो आप जिस जगह से आवेदन कर रहे हैं उस जगह का नाम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू करके चेक कर लेना है। प्रीव्यू चेक करने के लिए आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जितने भी इंफॉर्मेशन इस एप्लीकेशन फॉर्म में डाले हैं वह सभी आ जाएंगे। अगर आपने गलती से भी कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में गलत इंफॉर्मेशन दिया है तो आप यहाँ उसे ठीक कर सकते हो। तो फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू ऑप्शन को चेक कर लें और कहीं पर भी कोई भी गलती हो तो उसे सुधार जरूर कर लें। अब जब अगर आप फॉर्म सबमिट हो जाता है तो यहाँ पर आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होता है। भुगतान करने के लिए पे विथ SBI वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब फिर से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI ID के जरिए पेमेंट आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर आपको मल्टीपल पेमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको जो भी आसान लगता है उसके अनुसार पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दिया है कि आप किस प्रकार से आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी चीज समझने या फिर कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।